जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, सूरदास जी को। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि सूरदास श्रृंगार और वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कह करके पुकारा है, अनुप्रास का बादशाह। और इन्होंने ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने ही नंददास को जड़िया कवि कहा है। जड़िया कवि किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ऐसी उक्तियां जिनमें सामासिक पदों की बहुलता होती है उसे समासोक्ति रचना कहते हैं। तो पद्मावत को समासोक्ति रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। पद्मावत जैसा कि आप लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य है। इसे जो है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने प्रतीकात्मक काव्य कहा है, प्रतीकात्मक काव्य की श्रेणी में रखा है। तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य कौन सा है? तो नवीन का जो सबसे पहले प्रकाशित काव्य ग्रंथ था, यह 1939 में कुमकुम था। ये सारी रचनाएं उन्हीं की हैं, लेकिन बाद में इनमें एक और है, आप पलक रचना भी है। ये सारी बाद में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। भूल गलती कविता के कवि कौन हैं? भूल गलती कविता के कवि मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा या अंधेरे में, ये सारी रचनाएं हैं इनकी। नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं, मैं बता देता हूं आपको एक एक करके। जैसे है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन जी की है। केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा, नींद के बादल, मुख्य रूप से जो है पूछी जाने वाली। एक और है अपूर्वा, दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा। त्रिलोचन जी की है धरती, मिट्टी की बारात आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो इसे जो है पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। जो भारतेंदु काल था, यह पुनर्जागरण काल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं और भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? दोस्तों, डिंगल भाषा एक शुद्ध राजस्थानी भाषा है, जो कि अपभ्रंश के युग से बनी हुई है। दो भाषाएं हैं, डिंगल और पिंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। यह जो है पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसके अधिकतर चरण जो है कवियों द्वारा लिखे गए हैं और वीर रस में लिखे गए हैं। वीर रस में लिखे गए हैं। जबकि जो पिंगल है, उनकी रचनाएं श्रृंगारिक रस में हुई हैं। श्रृंगारिक रस में पिंगल की रचनाएं हुई हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आप लोगों ने इसको कई बार पढ़े होंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इनकी जो रचना है रामचंद्रिका,
उसमें इन्होंने दुर्हुता शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृतनिष्ठ शब्द ऐसे ऐसे हैं जो काफ़ी कठिन है, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत इन्होंने कह करके पुकारा है। और शुक्ल जी ने केशवदास जी के बारे में कहा है, केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह साहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, तो ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ सेनापति गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सेनापति के संबंध में लिखा है कि यह बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि कर ही नहीं सकता है। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, कवित रचनाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रचनाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऑप्शन दोस्तों आपका ए वाला सही होगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, जो पहला प्रश्न था केशवदास जी का, उन्होंने कहा कि जैसे कवि का हृदय ही नहीं मिला है और कोई भावुकता ही नहीं थी, और इनके जो है इनकी बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि सेनापति जी एक श्रृंगारी कवि हैं और ऋतु वर्णन तो इनके जो है हृदय में बसा हुआ है, ये सहृदय कवि हैं। वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह और भीतरी चक्रों के अंतर्मुख से बंधी हुई हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक शिक्षा कहना उचित होगा। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं का इनमें कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए यह इसके अंतर्गत नहीं आ सकती, शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आ सकती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष है, आयुर्वेद है और कई ग्रंथ हैं, उनमें जो है इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला, सी वाला सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या है? तो इन्होंने जो है जो इतिहास ग्रंथ के कालों का नामकरण है वो युग प्रवृत्ति के नाम से किया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास विदेहवादी पद्धति में लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 में किया गया था। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाभा दास राम भक्ति काव्य धारा के हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, इसलिए ये जो है सूफी काव्य धारा के नहीं होंगे। मुल्ला दाऊद जायसी और कुतुबुन जो है बाकी प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि थे। सूफी साधना के 4 पड़ाव कौन से हैं? सूफी साधना के 4 पड़ाव में से कौन सा नहीं है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरीयत है, आपका तरीकत है, इसके बाद हकीकत है और मारिफत या मार्फत है। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला सही होगा, जो कि इसमें नहीं शामिल है। शरीयत का मतलब होता है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, ठीक है, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। तरीकत का होता है हृदय की शुद्धता तरीकत का, और हकीकत का होता है भक्ति उपासना का सत्यबोध। मार्फत का होता है सिद्धावस्था या आत्म परमात्मा का जो मिलन हो जाए। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कबीरदास जी ने अपनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो दोस्तों कबीरदास जी की जो बाड़ियां हैं इनका संग्रह बीजक नामक पुस्तक में 1464 में धर्मदास ने किया था। धर्मदास द्वारा 1464 में बीजक नामक पुस्तक में किया गया है, बीजक में किया गया है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका रामायणी होगा। दोस्तों बीजक के 3 भाग हैं, जो है साखी, सबद, रामायणी। तो रामायणी में जो है उनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। रामायणी दोस्तों चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं, चौपाई छंद में यह लिखी गई है।
अंगद पैज की रचना किसने की थी? अंगद पैज की रचना दोस्तों ईश्वर दास ने की थी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे भरत मिलाप। भरत मिलाप एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये राम भक्त मूलक कवि थे दोस्तों। और प्रेमाख्यानक काव्य में जो है सत्यवती कथा भी इन्होंने लिखी है। सत्यवती कथा भी इनके द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो तुलसीदास रचित दोस्तों इसमें ध्यान मंजरी नहीं है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसे अग्रदास जी ने लिखा है। बाकी बरबर रामायण, कृष्ण रामायण, गीतावली ये सभी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों शैली विज्ञान संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। शैली विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इनमें साहित्य शास्त्र के आधार पर समीक्षा की जाती है, साहित्य शास्त्र के आधार पर और भाषा विज्ञान के आधार पर। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से कौन सा नहीं है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है तो उसमें प्रश्न भाव नहीं रहता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थालंकार है तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्प्रेक्षा, बाकी तीनों शब्दालंकार के भेद हैं। उत्प्रेक्षालंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में तो विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन जगमोहन वर्मा ने वैदिक चित्रलिपि के आधार पर वैदिक चित्रलिपि के आधार पर इसे वैदिक आर्यों की भाषा माना, वैदिक आर्यों की लिपि माना है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वैदिक आर्यों ने ही शुरू किया था, वहीं से व्युत्पन्न हुई थी। अंगिका किस राज्य की राजधानी है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंगिका बिहार में बोली जाती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। जब अंग महाजनपद हुआ करता था, अंग महाजनपद, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों चंपा, जो कि वर्तमान चंपारण है। तो चंपारण का जो क्षेत्र है इस समय अंगिका बोली बोलता है। यहाँ के लोग अंगिका भाषा बोलते हैं। बिहार में कई तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी है, आपका मैथिली है, मगही है, उन्हीं में जो है अंगिका भी चंपारण के आसपास बोली जाती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न हिंदी के। यदि किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।